गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस सारी देखी होंगी, जो हम प्रीवियस 2 to 3 क्लासेस जो हम पढ़ चुके हैं ना। तो उसमें हम पढ़ रहे थे गुरुत्वीय बल के अधीन कण की गति की व्याख्या, कि कोई भी पार्टिकल्स है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई भी कण है उस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है ना, तो अगर उसके अधीन कण गति कर रहा है ना, तो जो कण की गति होती है ना उसको हम कैसे समझा सकते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बार बार बताया था कि जब कोई कण गुरुत्वीय बल के अधीन गति करता है ना, तो उस स्थिति में उसका हमने गति का एक समीकरण बनाया था, जो कि एक सांख्यिक समीकरण आया था, कोनिक समीकरण आया था, शंकु का आया था। और मैंने बताया था कि उस समीकरण को हम कौन सी शेप के द्वारा समझा सकते हैं, ये कोनिक समीकरण की इसकी समीकरण आई थी। ठीक है, इसमें भी 4 तरीके की गति संभव हो सकती है कण की। कौन कौन सी? एक तो मैंने बताया था वृत्तीय, दूसरा मैंने आपको बताया था दीर्घवृत्तीय, तीसरा हमने पढ़ा था परवलय, और चौथा हमने पढ़ा था अतिपरवलय। तो कण की गति 4 प्रकार की हो सकती है, और उसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या बना लिए थे? समीकरण बना लिए थे। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, पहले इस बात को डिस्कस कर लेंगे कि जो हमने वृत्तीय के बारे में पढ़ा था, 4 तरीके से गति कर सकता है कण गुरुत्वीय के अधीन। पहले तो समीकरण इसका बना था, इससे 4 तरीके के निकले। कौन कौन सा? एक तो वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय भी बताया। तो आज और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वृत्तीय के लिए कंडीशन और केवल दीर्घवृत्तीय के लिए कंडीशन, कि जब कण वृत्तीय कक्ष में घूम रहा होगा ना, जिस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, उसका आवर्त काल क्या होगा, टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, और दूसरा उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। और जब कण दीर्घवृत्त में घूम रहा होगा ना, इलिप्स में घूम रहा होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका टाइम ऑफ पीरियड यानी आवर्त काल क्या होगा, वेग क्या होगा, ये चीज़ें हम उसके लिए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था 4 तरीके की गति संभव हो सकती है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें कौन सी 2 ही है आपके सिलेबस में डेरिवेशंस के रूप में दी हुई है, जो भी एक तो दे रखी है, ध्यान से सुनना, वृत्तीय के बारे में दे रखा है, और एक दे रखा है हमारे पास दीर्घवृत्तीय के बारे में। और पूरे डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, समझने का है ही नहीं, जो चले आ रहा है बस उसी में ही आपको बस थोड़ा थोड़ा करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कक्षीय समीकरणों की। ठीक है, ऑर्बिट्स इक्वेशन की, कक्षीय समीकरण। और ये जो कक्षीय समीकरण पढ़ेंगे ना हम, ऑर्बिट इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, इसमें हम 2 तरीके की कक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आती है हमारे पास वृत्तीय कक्षा यानी सर्कुलर ऑर्बिट, और दूसरी हम पढ़ेंगे, आज हो जाता है तो आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में, दीर्घवृत्तीय यानी कि इलिप्स के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए वृत्तीय कक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि जब कण वृत्तीय में घूम रहा हो और उस पर कौन सी क्रिया हो रही हो, गुरुत्वीय क्रिया हो, यानी गुरुत्वीय बल लग रहे हों, उस स्थिति में हम क्या निकालने वाले हैं मैथमेटिकली, कि उसका आवर्तकाल क्या होगा और उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो एक बात आप सुन लेना कि जैसे मान लो ये वृत्त है, इसमें ये कण यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट 1, ये ऐसे घूमकर वापस यहाँ आ जाता है, जहाँ से चला घूमकर वापस वहीं आ गया। ये क्या कहलाता है हमारे पास? आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास? आवर्त काल कहलाता है।
क्लियर है, टाइम ऑफ पीरियड, इतने समय में ये वापस वहीं आ जाता है। और दूसरा, जब ये कण या पार्टिकल ऐसे गति कर रहा होगा ना, मूव कर रहा होगा ना, तो इसका वेग क्या होगा वो हमें मैथमेटिकली इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ध्यान रखना, कण पर कौन से बल लग रहे होंगे, कौन सी अन्योन क्रिया हो रही होगी, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया हो रही होगी। ठीक है, तो हम वृत्तीय कक्षाओं की अब बात करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं सांक्व परिच्छेद समीकरण की। कौणिक समीकरण, सांक्व परिच्छेद क्या समीकरण। ठीक है, ये जो हमारे पास समीकरण आई थी ना, ये क्या थी कि R इज इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन क्या कोस थीटा, ये थी हमारे पास इक्वेशन। और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, R इज इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। अब वृत्तीय की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कंडीशन बताई थी। वृत्तीय के लिए क्या कंडीशन होती है, सर्कुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, R इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा P, R किसके इक्वल आ रहा है, सीधा सीधा P के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन 0, ये भी 0। और R इज इक्वल टू P, P की वैल्यू हमने पढ़ा था, क्या होती है P की वैल्यू, J स्क्वायर अपॉन M इंटू K होती है P की वैल्यू। अब देखो, J भी कांस्टेंट होता है, नियत होता है यहाँ पर जब हमारे पास केंद्रीय बल लग रहे होते हैं। M भी कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान होता है, K भी कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा क्या है, नियतांक रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ये बात। अब आप प्रीवियस वीडियोस में देखना, हमने जहाँ इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी ना, उससे एक स्टेप पहले हमने ऊर्जा की वैल्यू निकाली थी। और जो ऊर्जा आई थी ना हमारे पास, वो क्या थी, E इज इक्वल टू M इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू J स्क्वायर। ये E की वैल्यू निकली है हमारे पास, M इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू J स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 कण की ऊर्जा थी जब गुरुत्वीय बल लग रहे थे। अगर हम इसमें भी एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट कर दें, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो जो एनर्जी आएगी ना, ऊर्जा आएगी ना, वो क्या आएगी, माइनस M इंटू क्या, के स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन तो 0, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2J स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो एनर्जी का है, ऊर्जा का है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई। R क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊर्जा कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आपने बोर के मॉडल में भी ऊर्जा निकाली थी वृत्तीय पथ के लिए, अगर आपको याद हो तो। यहाँ हम वृत्तीय पथ की ही बात कर रहे थे। तो जब भी वृत्तीय पथ में ऊर्जा निकलती है, नेगेटिव आती है। अतः वृत्ताकार पथ में, अतः किसमें, सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार पथ में गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा, गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है।
ठीक है। अगर हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊं, भौतिक सार्थकता समझाऊं इसकी, तो समझना कि एक वृत्तीय पथ है, इसमें एक कण ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। तो इस कण के पास जो ऊर्जा होगी ना, वो कितनी होगी, -m×k²/2j²। ये जो नेगेटिव साइन आपको दिखा रहा है ना, ये बताता है कि ये दूरी r, कि ये जो हमारे पास कण गति कर रहा है ना, इसकी ऊर्जा ऋणात्मक है, तभी ये इससे जुड़ा हुआ है वृत्तीय पथ में। अगर इसकी ऊर्जा धनात्मक हो जाए तो ये बाहर निकल जाएगा। आपने गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। तो ध्यान रखना, अगर ये वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा कैसी होती है, हमारे पास ऋणात्मक होती है। क्लियर है ये बात? तो ये तो किसकी बात हो गई, वृत्तीय कक्षा की बात हो गई। अब देखो, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, ये जब वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसका आवर्तकाल और ज्ञात करना है हमें। और एक अभी हमें क्या ज्ञात करनी है, वेलोसिटी यानी वेग। और ध्यान रखना, इस पर कौन सी अन्योन क्रिया हो रही है, कौन से बल लग रहे होंगे, गुरुत्वीय बल लग रहे होंगे, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया हो रही होगी। क्लियर है? तो देखो कैसे निकालते हैं। वृत्तीय पथ में ही चक्कर लगा रहा है कौन, कण। तो इतना हो गया, ऊर्जा भी निकल गई, है ना। इक्वेशन सेकंड याद रखना क्या थी, r = p = j²/m के काम आ सकती है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्या, आवर्तकाल। क्या निकालते हैं, आवर्तकाल, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड निकालते हैं, आवर्तकाल निकालते हैं। तो देखो, आवर्तकाल जो होगा ना, वो क्या होगा, कैसे समझा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं हम प्रीवियस क्लास में, J = m×r² होता है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने ये तो पढ़ा है, J = I⍵, यानी जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। और जो जड़त्व आघूर्ण जो होता है ना, वो द्रव्यमान इंटू दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो J = m क्या, r² रखेंगे I की वैल्यू, इंटू क्या आएगा, ओमेगा आएगा। और इक्वेशन 2 जो थी ना, वो भी लिख देता हूँ, r = p क्या थी, j²/m के। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी, अभी जो हमने लिखी थी। क्लियर है ये बात? इस j की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, समीकरण 2 में क्या करने पर, मान रखने पर, यानी कि पुट करने पर। अब देखो, समीकरण 2 में हम जब मान रखेंगे ना, तो r की वैल्यू क्या आने वाली है, r = क्या है, ऊपर j²/m के। तो इसका स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, m², ये यहाँ रखना है ना j की वैल्यू, m² r² यानी r की पावर 4, ω² यानी ω²/m इंटू क्या, k। ठीक है, इंटू m आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो, एक m से एक m कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, हो गया। एक r से एक r कैंसिल, तो हम कैसे लिख सकते हैं, k मैंने यहाँ लिख लिया, k यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, r से r कैंसिल, ये बनेगा r³ इंटू क्या, ओमेगा
स्क्वायर। ठीक है, यही बनने वाला है हमारे पास। और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू बना लेता हूँ, ओमेगा, और एक एम हो रहा है भैया, ये वाला एक कहाँ जाएगा, इसको भी हम अपने साथ रखने वाले हैं एम। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बना लेता हूँ। क्या आएगी, एम का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, के अपॉन एम के क्या आएगी, इक्वल आएगी। आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आने वाला है हमारे पास, के अपॉन एम के। और इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी दे देते हैं, थर्ड देते हैं। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अच्छा, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो आपने पढ़ा होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। बहुत बार लिखा होगा, जब आपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था 12th क्लास में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। साइक्लोन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था ना, तो वहाँ पर घुमाते थे ना, एक चक्र पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल होता है ना। इसका मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, और पाई स्क्वायर इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, या फिर मैं यहीं देखो, ओमेगा स्क्वायर है, या R3 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन एम लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो देखो ऐसे कर लो आप, फिर भी आर स्क्वायर आएगा। कैसे कर लो, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख लो, ये इधर जाएगा हमारे पास, तो ये तो होएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन किससे, इक्वेशन थर्ड से, समीकरण 3 से। T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और m इंटू आर क्यूब कहाँ गया, ऊपर गया, m इंटू क्या, आर क्यूब। ठीक है, यही बनेगा 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर क्यूब अपॉन के। तो ये हमारे पास, और अगर देखो 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट हो गया, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू R की पावर 3। ये वृत्तीय कक्षाओं के लिए केपलर का तृतीय नियम है। वृत्तीय केपलर का तृतीय नियम यही तो था, आवर्तकाल का स्क्वायर समानुपाती होता है R की पावर 3 के लिए। लेकिन यहाँ जो ऑर्बिट्स है, कक्षा है, वो कौन सी है, वृत्तीय है। तो वृत्तीय कक्षाओं के लिए क्या है, ये केपलर का क्या है, तृतीय नियम है। ठीक है, केपलर का क्या है, ये तृतीय नियम है। इस तरीके से हम कौन सा क्या निकाल लेते हैं, आवर्तकाल निकाल लेते हैं। इसमें दूसरी चीज और हम फाइंड आउट करते हैं, दूसरा हम निकालेंगे क्या, पिंड का वेग निकालेंगे, जो वृत्तीय पथ में क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, काम में आने वाली है। r⁻³ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। देखो सेकंड हम क्या निकालते हैं, पिंड का वेग निकालते हैं। पिंड का वेग यानी कि
वेलोसिटी निकालते हैं। अब देखो पिंड का वेग कैसे निकालेंगे। कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये घूम रहा है, ये देखो, ठीक है, तो ये सेंटर यानी केंद्र से दूरी कितनी है, r, और जब ये ऐसे चल रहा होगा इसका वेग कितना होगा, v। जब कोई कण वृत्तीय पथ में घूमता है ना, उसका एक वेग और होता है, कौन सा, कोणीय वेग। और इन दोनों में रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या होता है, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। r क्या होती है हमारे पास, ये दूरी, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग होता है। ये संबंध होता है। तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू क्या, आर ओमेगा, किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, किस में रख देते हैं, इक्वेशन 3 में। तो देखो इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यानी आर ओमेगा की जगह हम v लिख सकते हैं। तो आर ओमेगा ये क्यूब है, तो आर को तो मैं अलग ले लेता हूँ, और एक आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, उसकी जगह क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के अपॉन एम। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के अपॉन एम इंटू क्या, आर बनेगा। तो v इज इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास, रूट के अपॉन एम इंटू क्या, आर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पिंड के वेग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पिंड के वेग को। तो इस तरीके से जब कोई कण वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है और उस पर कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो हम उसके लिए वेग निकाल लेते हैं और आवर्तकाल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई कण है वो हमारे पास दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्स जो ऑर्बिट है, कक्ष है, उसमें गति कर रहा है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे और आवर्तकाल निकालेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।